हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये वाले लेक्चर में आज यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंट को। लेक्चर नंबर 2 रहेगा रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे एक तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फिर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, देन हम देखेंगे एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड ग्रीन हाउस गैस। तो बने रहिए लेक्चर में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ एंड साथ ही में वीडियो को लाइक भी मारो। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन के कुछ सोर्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यहाँ पे पोल्यूटेंट्स रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। तो जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनके कारण एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो लास्ट लेक्चर में वो हमने देखे थे। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे मैनली सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दो होते हैं, एक होते हैं नेचुरल एंड दूसरे होते हैं मैन मेड। मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है वो आगे जाकर मैं मेंशन करूँगा। तो बट ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के साथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो पहले आपको याद रखना होगा नेचुरल सोर्स में वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर, डस्ट, स्टॉर्म। तो ये चीज़ें कहाँ पे आती है? नेचुरल सोर्स में, जहाँ नेचुरली जो है ना एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज हो जाए एंड एयर में पोल्यूशन क्रिएट हो जाए। मैन मेड की अगर हम बात करें, कंबशन ऑफ फ्यूल्स होता है। जनरली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, थर्मल पावर प्लांट से जो गैसेस निकलते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो दीज आर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बल्कि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब बात करेंगे यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेजर। तो जनरली जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन को मेजर किया जाता है। आप देखते हो एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर वर्ल्ड एयर पोल्यूशन रिपोर्ट आती है। तो वहाँ पे वो रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती है? जनरली वो की जाती है तैयार यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड बाकी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजर 3 होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। पहला जो यूनिट होता है, लाइक आप बोलते हो लेंथ का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हर एक चीज़ का यूनिट होता है ताकि हम क्या ले पाएँ, मेजरमेंट ले पाएँ, ताकि हमें ये पता चले कि जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे पोल्यूशन की बात करें तो मेनली हम मेजर करते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, म्यू जी पर मीटर क्यूब, इसे बोला जाता है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, पार्ट्स पर मिलियन। जनरली जो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये इंडिकेट किया जाता है किसके लिए? कंसंट्रेशन दिखाने के लिए। क्लियर? देन माइक्रोमीटर, एंड जो माइक्रोमीटर होता है ना, ये जनरली इंडिकेट करता है एक साइज पार्टिकल का, जो पोल्यूटेंट होता है, किसी भी पोल्यूटेंट का साइज कितना। लाइक हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 या फिर पर्टिकुलेट मैटर 10। तो इनका साइज यहाँ पे मेंशन किया रहता है म्यू एम में, यानी कि माइक्रोमीटर्स में। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 काफ़ी छोटा होता है। तो ये इसका साइज जो होता है इट इज़ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो अगर हम पर्टिकुलेट मैटर 10 की बात करें तो लेस देन 10 म्यू एम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि म्यू एम जो होता है ना, ये डिनोट करता है पार्टिकल साइज को यहाँ पे। एंड कंसंट्रेशन के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड पार्ट्स पर मिलियन। आप देखते हो कि इस साल जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, तो वहाँ पे हमने देखा कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैं दे आर मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड। तो अगर टॉप 10 की हम बात करें तो टॉप 10 में इंडिया की 9 कंट्रीज़ हैं पॉल्यूटेड। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे को यहाँ पे वो टॉपिक मेंशन नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ या फिर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाई जाती है ना, तो ये जनरली यूनिट में दिखाई जाती है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आजकल जो कंपटीशन होता है वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर को टफ बनाने के लिए। तो ये यूनिट याद रखिएगा, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी हमने यहाँ देखा कि यूनिट्स में
माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर पार्ट्स पर मिलियन, तो ये दिखाया जाता है कंसंट्रेशन के लिए, किसी भी पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन। एंड माइक्रोमीटर क्या दिखाता है, माइक्रोमीटर यहाँ पे साइज डिनोट करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन जनरली किस फॉर्म में हो सकती है? पहले इट कैन बी इन रेन, इट कैन बी इन स्नो और इट कैन बी इन फॉग, एनी फॉर्म। तो एसिड रेन होती क्या है? तो इन फॉर्म में होगी रेन या फिर स्नो या फिर फॉग में, बट जो एसिडिटी होगी ना वो नॉर्मल वाटर से ग्रेटर होगी। जो नॉर्मल वाटर होता है या फिर नॉर्मल रेन होती है तो उससे ज़्यादा एसिडिटी होती है। केमिस्ट्री में मैंने आपको मेंशन किया था पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में जो नंबरिंग होती है दैट इज़ 0 to 14। एक बार फिर यहाँ पे मेंशन करूँगा, तो 7 बीच में लगा होता है, 7 होता है न्यूट्रल। अब 7 के नीचे जो भी सब्सटेंस होती है दे आर एसिडिक, एंड 7 के ऊपर जो भी सब्सटेंस होती है दे आर बेसिक। ये आपको याद रखना है। तो 7 के नीचे जो भी सब्सटेंस दे आर एसिडिक, 7 के ऊपर जो भी दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें, नॉर्मल वाटर का पीएच रेंज जो होता है दैट इज 6, तो लगभग यहाँ पे आएगा नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर भी एसिडिक है बट ज़्यादा एसिडिक नहीं है, यानी कि वीक एसिडिक। क्लियर? जो कि 0 के करीब आएंगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, जो कि 7 के करीब होती हैं दे आर वीक एसिड। तो जो एसिड रेन होती है, अब नॉर्मल का याद रखना है आपको, पीएच 6 पेपर में पूछा जाता है। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में ये चीज़ें डिफरेंटली पूछी जा चुकी हैं। एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो एसिड रेन का पीएच जो होता है दैट इज़ 4। तो पीएच जो होता है वो गिरता है, यानी कि जब पीएच गिरेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक बनेगा। कोई भी सब्सटेंस का पीएच जब गिरता है वो सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, डिफरेंट पेपर में केमिस्ट्री में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पीएच चेंज हो जाए, यानी कि चेंज एन इन पीएच, यानी कि अगर एन या फिर एन वैल्यू चेंज हो जाए पीएच, तो एसिडिटी कितनी, एसिडिटी में क्या चेंज आती है? तो एसिडिटी में चेंज आती है 10 to power n। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। देखो बेटा, नॉर्मल वाटर जो होता है पीएच क्या होता है 6। अब जो एसिड रेन होती है तो एसिड रेन का पीएच कितना 4, तो यहाँ पे गिरावट कितनी हुई? तो यहाँ पे 2 यूनिट। क्लियर? 2 यूनिट। अभी मैंने आपको मेंशन किया चेंज एन, तो एन की जगह यहाँ पे 2 हमें लेना है। तो देखिए एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है 10 to power n टाइम्स, यानी कि 10 to power 2, यानी कि वो बनेगी 100 टाइम्स। तो देखिए बेटा कितनी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। जब पीएच 6 to 4 गिर रहा है तो एसिडिटी 100 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अगर 6 to 5 हो जाए तो n का वैल्यू 1, तो वहाँ पे 10 टाइम्स, बट यहाँ पे 2 हो रहा है, 6 to 4 आ रहा है, तो डिक्रीज जो हो रहा है दैट इज़ बाय 2 यूनिट। तो हम बोलेंगे जो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज़ बाय 100 टाइम्स। तो कितनी खतरनाक बनती है ये एसिड रेन। क्लियर? नेक्स्ट, अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन जनरली एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन तो यहाँ पे 2 पोल्यूटेंट्स का हाथ होता है, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर हम मेनली बात करें तो अगर आपको पेपर में दोनों दी जाए, तो ऑप्शन में अगर आपको दोनों यहाँ पे दोनों दिए जाएंगे लाइक SO2 भी एंड NO2 भी दोनों मेंशन किए जाए ऑप्शन में, तो आपको टिक करना होगा SO2 पे। तो जो SO2 होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द एसिड रेन। तो जनरली हम देखते हैं इंडस्ट्रीज, लास्ट लेक्चर में मैंने मेंशन किया जो पोल्यूटेंट्स होते हैं मेनली ये कहाँ से आते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा था वहाँ पे तो जो SO2 होता है तो ये मेनली निकलता है फ्रॉम इंडस्ट्री से। लेट मी फर्स्ट, मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट बंद करता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इंडस्ट्री की बात हम कर रहे थे, तो इंडस्ट्री से क्या होता है, यहाँ पे जो SO2 होता है ये क्रिएट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। क्लियर? या फिर वॉल्केनोज से भी क्रिएट होता है, बट मेनली रहता है इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है। तो यहाँ पे जनरली जो सल्फर, अगर हम बात करें सल्फर की, ये कहाँ से आता है? जो प्लांट होता है, जब प्लांट होता है तो प्लांट में क्या होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं। बायोलॉजी में मैंने आपको मेंशन किया न्यूट्रेंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट्स। तो सल्फर की भी नीड होती है। फिर जब ये प्लांट डेड होता है, तो ये प्लांट जब डेड होता है तो इसको क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल। एंड फिर यही फॉसिल फ्यूल कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में फिर यहाँ पे रिलीज होता है SO2, एंड जब ये SO2 रिएक्ट करता है विथ
ऑक्सीजन, तो वहाँ पे बनता है SO3। फिर जब SO3 रेन यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पे बनती है एसिड H2SO4। ये आपको याद रखनी है। H2SO4 क्या होती है? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखनी है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हो गया एक पॉल्यूटेंट यहाँ पे, कौन? SO2। तो SO2 के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर वाटर के साथ मिलती है एंड ये एसिडिटी क्रिएट करती है। नेक्स्ट, NO2। NO2 हमने देखा लास्ट लेक्चर में, NO2 मेनली कहाँ पे रिलीज होता है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। कहाँ पे? जनरली जो व्हीकल होते हैं वहाँ पे निकलता है SO2। क्लियर? तो जब NO2 तो जब ये NO2 रिएक्ट करता है विथ वाटर, जब बारिश आ रही है तो ये धुआं जा रहा है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्रिएट करते हैं एक और एसिड को, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। ये आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्रिएट होती है। तो SO2 के कारण सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई? यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हुई। एंड यही एसिड्स जो है ना, ये फिर डिफरेंट प्लांट लाइफ या फिर बिल्डिंग्स या फिर ह्यूमन लाइफ को डैमेज करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो मेन पॉल्यूटेंट यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो? SO2 एंड NO2। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल से यहाँ पे क्या निकलेगा? NO2 एंड ये फैक्ट्री है, तो यहाँ से SO2, फिर दोनों यहाँ पे एयर में जाके मिक्स हुए, तो फिर इनके कारण SO2 के कारण H2SO4, NO2 के कारण HNO3 यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। एंड जब यहाँ पे स्नो या फिर रेन कुछ भी फॉल करेगी तो ये चीज़ें इसके साथ यहाँ पे फॉल करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे इम्पैक्ट देखें एसिड रेन के, तो इम्पैक्ट वेरियस होते हैं। तो जनरली पहला इम्पैक्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो वो होता है डैमेज टू बिल्डिंग्स। डैमेज टू बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स जो कि मैनली बनी हुई होती है लाइमस्टोन एंड मार्बल की। ये आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होती है। डिसइंटीग्रेशन होती है कोई भी स्ट्रक्चर की, यानी कि ब्रेक डाउन होता है इन शॉर्ट। लाइक अगर हम बोले ताजमहल, जो कि करंट अफेयर्स में चल रहा है, लास्ट ईयर ये न्यूज़ आई थी कि ताजमहल पे कुछ इफेक्ट हो रहा है तो रेन के कारण। तो वो कौन सी रेन है? एसिड रेन। तो यहाँ पे मेनली क्यों इफेक्ट होता है? तो H2SO4 के कारण। एंड H2SO4 किन को इफेक्ट करता है? जो स्ट्रक्चर में लाइमस्टोन एंड मार्बल लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन्स में बात करें तो ह्यूमन्स में नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, तो इनमें यहाँ पे क्या होती है? इनमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट, एक्वाटिक लाइफ यानी कि फिश लाइफ जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन्स के लिए, तो इसको भी डिस्ट्रॉय करता है कौन? एसिड रेन। फॉरेस्ट, सॉइल फर्टिलिटी, देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट का क्या हाल हुआ है एसिड रेन के कारण, तो ये चीज़ें डैमेज होती हैं। दीज आर इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये एक हेज टाइप कंडीशन होती है, यानी कि यहाँ पे लाइक जब आप देखते हो धुआं जैसा धुआं क्रिएट होता है, मेनली मोस्टली इंडिया में कहाँ पे? दिल्ली में ये दिखा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मॉग की या फिर लंदन स्मॉग की, जो 1952 में क्रिएट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज ये स्मॉग चला था। तो यहाँ पे बहुत इन थाउजेंड्स यहाँ पे लोगों की डेथ हुई। तो मेन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कौन सा फ्यूल था? तो वो था कोल, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम कोल की बर्निंग ज़्यादा होती थी। फिर धीरे धीरे जब हम 20वीं सेंचुरी में आए तो कोल का यूज़ जो है ना वो ख़त्म हुआ। तो हमने फिर क्या किए? यूज़ फॉसिल फ्यूल हमने यूज़ किए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल एनर्जी हमने यूज़ की। तो इनके कारण जो है ना, इनके कारण इंडस्ट्रियल स्मॉग जो है ना ये ख़त्म हुआ। कि इनके कारण फॉसिल फ्यूल या फिर जो भी मेंशन यहाँ पे मैंने किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर थर्मल एनर्जी, तो इनके कारण इंडस्ट्रियल स्मॉग पूरा ख़त्म हुआ। बट इन्होंने एक नए स्मॉग को जन्म दिया, तो जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जनरली ये किसके कारण होता है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर थर्मल पावर प्लांट्स के कारण। तो मेनली जो पोल्यूटेंट होते हैं यहाँ पे वो कौन कौन होते हैं? तो दैट इज NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजोन, पैन। एंड ये मेनली कब
अपनी रिएक्शंस दिखाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो, एंड जो भी मैं साथ ही में बोल रहा हूँ अगर हो सके तो वो भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, एंड ये जो पिक्चर है ये ली गई है फ्रॉम लंदन स्मॉग। तो देखिए कितनी भयानक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये दिन का हाल है, दिस इज़ नॉट नाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं ना, अब पहले हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होते हैं। पहले हम इनकी कैटेगरी देखेंगे। तो यहाँ पे CO2 होता है, CH4 होता है, मीथेन, CH4 होता है, मीथेन, देन वाटर वेपर्स जो कि मोस्ट डोमिनेंट रहता है, देन ओजोन होता है O3, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड। देखो बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाफिंग गैस। JKSSB में काफ़ी बार आ चुका है या फिर डिफरेंट पेपर्स में काफ़ी बार आ चुका है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या दीज आर ग्रीन हाउस गैस। तो एक एक आपको याद रखनी है। आपको ऑप्शन में कोई भी दी जाएगी एंड आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, या फिर कोई और ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो अब ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, तो जनरली ये कहाँ पे होती हैं, ये गैस कहाँ पे होती हैं, एटमॉस्फेयर में। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना एंड इमिट करना रेडिएशन को। लाइक हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेंज में जो रेडिएशन होती हैं, तो उनको अभी हम आगे जाकर ये देखेंगे या फिर समझेंगे। तो विदाउट ग्रीन हाउस गैस जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ होगा दैट विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी -18 डिग्री सेल्सियस। तो मेनली जो हीट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वार्मिंग आती है, तो वो आती है किन के कारण, इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट वार्मिंग इफेक्ट किसका होता है, तो वो होता है वाटर वेपर्स एंड CO2 का, क्योंकि मेनली जो इनकी कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। एंड मेन इम्पैक्ट जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में वो इन दो का होता है, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मोस्ट अबंडेंट जो होती है दैट इज़ वाटर वेपर। कीप इन माइंड, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एंड बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को टिक करके आते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कौन है, वाटर वेपर। पहले वाटर वेपर, इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन दो को कंपेयर करें, फिर डिफरेंट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, बट आपको याद रखना है मोस्ट अबंडेंट वाटर वेपर, फिर CO2 एंड फिर बाकी गैस आते हैं। ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो अब बेनिफिट क्या है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का, तो मेनली जो अभी हम बात कर रहे थे, तो हीटिंग इफेक्ट या फिर वार्मिंग इफेक्ट का मेन बेनिफिट होता है ग्रीन हाउस गैस का। तो आप देख सकते हैं यह है सन यहाँ पे, तो सन के थ्रू यहाँ पे डिफरेंट रेडिएशंस आती हैं, तो इनमें डिफरेंट वेव्स होती हैं, लाइक इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो ये जो रेज जब आती हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर, देखो ये है एटमॉस्फेयर, तो ये यहाँ पे इंटर हुई, तो अर्थ में इंटर हुई, तो कुछ रेज जो है ना यहाँ पे ये कुछ बाउंस बैक करती है, एंड आफ्टर बाउंसिंग बैक कुछ रेज यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। देखो यहाँ पे कुछ रेज यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, किन के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण। ये इनको ट्रैप यहाँ पे करते हैं, एंड फिर इन्हीं के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो फिर वार्म होता है, यानी कि हमारी अर्थ जो होती है वो फिर वार्म होती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज कश्मीर में हमने देखा है कि जनरली जो विंटर्स में होता है ग्रीन हाउस लगाया जाता है, कहाँ पे, जनरली प्लांटेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये जो ग्रीन हाउस होता है हमारी प्लांटेशन में, तो ये वर्क करता है ऑन दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे रेडिएशंस जो आती हैं सन के थ्रू, तो जब ये यहाँ पे इंटर करती हैं, तो यहाँ पे मैं मानूंगा ये है प्लास्टिक शीट यहाँ पे या फिर कोई ग्लास। तो जैसे ही ये रेज इंटर करती हैं तो ये हिट करेंगी, तो ये रिटर्न जाएगी। वाइल हिटिंग जो इनकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, एंड कुछ रेज यहाँ पे जो ये ग्रीन हाउस होता है इसको पेनिट्रेट यहाँ पे नहीं कर पाती हैं, दे कांट पेनिट्रेट इट। तो ये रेज यहाँ पे होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हीट क्रिएट होती है। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। एंड मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग में इन्हीं का योगदान रहता है, किनका, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए MCQs ये वाले टॉपिक के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज या फिर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन
दिए गए हैं। पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन एंड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे ABCD, तो यहाँ पे आपको पहचानना है या फिर मैच करना है कि फोटोकेमिकल स्मॉग किनके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन ए 1 एलून यानी कि खाली नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमें पता होता है स्मॉग किसके कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन के कारण या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण। तो ये चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दिखे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 4, तो ये ऑप्शन भी गया, तो ये ऑप्शन भी गया। तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट किए, क्योंकि 4 बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 1 एलून, देन 1 एंड 3। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे है तो दैट इज 1 एंड 3, क्योंकि नाइट्रोजन भी एंड हाइड्रोकार्बन भी यानी कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। ओजोन भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे ओजोन मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज बी। नेक्स्ट, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। तो एसिड रेन हमने देखा किन के कारण होता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड जो मैनली होता है एंड देन नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। देखिए यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको सही ढंग से पता नहीं होगा तो यू कांट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके बीच में, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड दूसरा NOx के दरमियान, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मैंने आपको मेंशन किया कि एसिड रेन में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया और यहाँ पे आज के लेक्चर में भी ये मैंने मेंशन किया। तो SO2 एंड NOx, तो मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है एसिड रेन के लिए, तो वो रहता है यहाँ पे SO2। एंड फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर बात करें तो वहाँ पे मेनली NOx रहता है। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो अभी मैंने मेंशन किया, तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये होता है मेजर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो प्लांट लाइफ की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पोल्यूटेंट दिए गए हैं, SO2, CO2, हाइड्रोजन साइनाइड एंड नन। तो आपको बताना है कि प्लांट लाइफ को यहाँ पे कौन सा जो पोल्यूटेंट है वो इफेक्ट नहीं करता है। तो दैट इज CO2, क्योंकि CO2 जो होता है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट लाइफ, जो हमने देखा अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट में। वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इज रिड्यूस्ड वेजिटेशन, इंक्रीज्ड वेजिटेशन, नो इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, डेप्लीटेशन ऑफ वेजिटेशन। तो मैन इफेक्ट जो होता है या फिर मैन इम्पैक्ट जो होता है ग्रीन हाउस का, वो होती है इंक्रीज्ड वेजिटेशन, यानी कि जो प्लांट लाइफ होती है उसमें ये बेनिफिशियल रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड आपके नोट्स बन रहे होंगे, क्योंकि जब तक आपके नोट्स नहीं बनेंगे आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से नहीं जाएगी। तो नोट्स मेंटेन करो, MCQ साथ में करो एंड नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वहाँ पे हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।